नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर देवानंद है। आज हम बात करने वाले हैं गर्दन की दर्द और सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स की। तो हम आगे के स्लाइड में जानेंगे कि ये सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स की चीज़ क्या है। तो जैसे कि आपको गर्दन में दर्द है, तो पहले आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको एक्सरे का एडवाइस करते हैं। तो एक्सरे में क्या दिखता है? एक्सरे में जो गर्दन में हड्डी है उसको हम सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलते हैं और वो 7 रहते हैं। जैसे कि 1 2 3 वैसे हम नंबरिंग करते हैं। जैसे आप इमेज में देख सकते हैं कि एक वर्टिब्रा के एक ऊपर और एक वर्टिब्रा होता है और दो वर्टिब्रा के बीच में एक गैप होता है और वो गैप नॉर्मल है जिसमें गादी रहता है, या इंग्लिश में बोलते हैं कि उसको सर्वाइकल डिस्क। और पीछे के जो हड्डी है वो सब वर्टिब्रे को स्टेबिलिटी देते हैं। और आप ये देखिए एमआरआई स्कैन। एमआरआई स्कैन में आपको पता चल जाता है कि गादी और नस ये दोनों की क्या सिचुएशन है। जैसे एक हड्डी के और एक हड्डी के बीच में जैसा वो गैप है उसमें गादी रहता है। आप देख सकते हैं कि वो गैप जो गादी है वो वाइट कलर में है। वाइट कलर में जब गादी होता है दैट मीन्स उसमें पानी है, तो वो नॉर्मल डिस्क कहलाता है। और उसके पीछे आप देख सकते हैं कि एक पतली सी ग्रे कलर में एक चीज है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड को आगे और पीछे वाइट है जो सीएसएफ बोलते हैं। कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन करने वाला एरिया है जिसमें पानी भरा होता है वो सीएसएफ है। तो जब सीएसएफ आगे और पीछे स्पाइनल कॉर्ड का होता है वो नॉर्मल एमआरआई है। अभी आप ये एमआरआई आगे की एमआरआई से कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाता है कि इसमें गादी का जो कलर है वो बदल गया है और वो काला हो गया है। दैट मीन्स वो ब्लैक हो गया है और वो डिजेनरेट हो रहा है। तो पानी का जो कंपोजिशन है उसमें पानी का कंपोजिशन कम हो रहा है और वो डिजेनरेट हो रहा है। जब भी वो डिजेनरेट होता है चांसेस होते हैं कि ये वो जो डिस्क है वो पीछे की तरफ नस की तरफ सरक सकती है और नस के ऊपर दब सकती है। जब ये गादी अपने जगह से हिल के पीछे नस के ऊपर दबती है तो उसको हम डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल में दिया बता सकता हूँ कि आप एक नारियल देखिए, तो नारियल के अंदर जो पानी रहता है वो सब सराउंड करता है उसको एक फाइबर जैसा चीज कोकोनट में। जब भी आप कोकोनट ओपन करेंगे तो पानी बाहर आ सकता है। वैसे ही हमारा डिस्क का जो कॉम्पोजिशन है उसमें बीच में न्यूक्लियस पल्पोसस रहता है जो सॉफ्ट मटेरियल है, और उसके सराउंडिंग एनुलस फाइब्रोसिस जो फाइबर का मटेरियल होता है। जब भी फाइबर का मटेरियल में डिफेक्ट होता है तो वो जो सॉफ्ट मटेरियल है न्यूक्लियस पल्पोसस बाहर आ सकता है। उसी को हम डिस्क प्रोलैप्स बोलते हैं। तो वो जब डिस्क प्रोलैप्स होता है वो किस डायरेक्शन में जाता है उसके हिसाब से हमको सिम्टम्स आ सकते हैं। जैसे कि वो सेंटर में नस के ऊपर मेन स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर दब सकती है, या थोड़ा लेटरल जा सकता है, उसको हम पोस्टीरियो लेटरल टाइप बोलते हैं। और उसके साथ कभी कभी जो नस जाने का जगह होता है उसमें भी वो दब सकता है। जब नस दबती है वो जगह में तो उसको हम इंट्राफोरामिनल डिस्क हर्निएशन कहते हैं। तो ये हम क्लासिफाई करते हैं डिस्क प्रोलैप्स को किस डायरेक्शन में वो डिस्क प्रोलैप्स होता है। और आगे डिस्क प्रोलैप्स जब एमआरआई में दिखता है तो आगे की डिसीजन लेने के लिए हम डायनेमिक एक्सरेस करवाते हैं। डायनेमिक एक्सरेस का मतलब है नेक को आगे झुका के और पीछे मूव करके, जैसे कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन बोलते हैं इंग्लिश में। हेड फ्लेक्शन और हेड एक्सटेंशन करके हम एक्सरे लेते हैं, जिसमें हमको एक्सरे में पता चल जाता है कि वर्टिब्रे के बीच में मूवमेंट कितना हो रहा है। उसके हिसाब से हम दर्दी को बताएंगे कि प्लान ऑफ सर्जरी क्या होता है। और ये ऑब्लिक एक्सरेस है। ऑब्लिक एक्सरेस में जैसे मैंने एरो से बताया है वो जगह है जहां से नस निकलता है। तो मैंने पिछले एक्सरे में आपको बताया था कि जैसे कि ये वर्टिब्रे होते हैं और बीच में गादी होता है और राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ नस निकलती है। वो नस निकलने की जगह वो है जो हमको एक्सरे में यहाँ पता चलता है।
जैसे कि एरो में आपको पता चल जाता है कि राइट साइड के नस कैसे निकल रही है और लेफ्ट साइड के नस निकल रही है और उसके लिए जगह कितना बचा है। अगर वो जगह कम हुआ है इसका मतलब है कि नस के ऊपर दबाव है। ये हम एक्सरेज करवाते हैं, डायनेमिक एक्सरेज और ऑब्लिक एक्सरेज, आगे जानने के लिए कि नस के लिए जगह कितना है। तो ये जो डिस्क प्रोलैप्स है वो ज़्यादातर पुरुषों में होता है, मेल्स में 1.4 टाइम्स मोर व्हेन कंपेयर टू फीमेल्स। और क्या रिस्क फैक्टर्स है? रिस्क फैक्टर्स में वजन ज़्यादा उठाने के और स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग का बहुत रिलेशन है, और फ्रीक्वेंट डाइविंग फ्रॉम द बोर्ड, जैसे कि ये स्विमर्स होते हैं बहुत ऊपर से कूदते हैं जस्ट डायरेक्टली ऊपर द हेड, ये सब रिस्क फैक्टर्स है। और उसके साथ साथ उम्र के साथ जो घसारा होता है उसके हिसाब से भी सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स होने की चांसेस है। कौन से लेवल में ज़्यादा होता है? सो C6-7 में ज़्यादा होता है, उसके बाद 5-6, उसके बाद 4-5। ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। जितने केसेस में C6-7 में होता है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके साथ जैसे मैंने आपको बताया है कि सॉफ्ट पार्ट रहता है जो उम्र के साथ साथ वो हार्ड डिस्क हो जाता है। तो इसका मतलब है कि यंग पेशेंट में 20 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स के बीच में जो यंग पेशेंट्स होते हैं उनमें डिस्क का कॉम्पोजिशन सॉफ्ट होता है बीच का। तो जब भी डिफेक्ट होता है तो वो सॉफ्ट पार्ट तुरंत जाके नस के ऊपर दब सकती है। तो इसके हिसाब से यंग पेशेंट्स में सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स के चांसेस ज़्यादा है। और जो ओल्ड पर्सन्स में होते हैं वो सर्वाइकल डिस्क एज ए होल, डिस्क का साइज कम होता है और नस के लिए जगह कम होती है, उसको सर्वाइकल माइलोपैथी के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं या सर्वाइकल स्टेनोसिस हम उनको बोल सकते हैं। जब ये डिस्क प्रोलैप्स होता है तो पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? तो पहला सिम्टम है गर्दन का दर्द हो सकता है, और वो गर्दन के आजू बाजू में जो भी पैरास्पाइनल एरिया है उसमें भी पेन होगा, और मीडियल स्कैपुलर पेन, पेशेंट नेक के साथ साथ आजू बाजू में और कभी कभी शोल्डर में भी पेन बता सकता है। और जब नस दबती है, कौन सा नस दबती है और वो जो नस हाथ में किस डायरेक्शन में जा रहा है और किस एरिया में सप्लाई कर रहा है, उसके हिसाब से पेशेंट को वो नस की दुखाव हो सकती है। जैसे कि हमको दर्दी आके बोलते हैं कि गर्दन में से शुरू हुआ था और धीरे 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 नीचे हाथों में भी तकलीफ हो रहा है, तो वो नस की दबने की वजह से हो सकता है। और तीसरा है माइलोपैथी, जब बीच का स्पाइनल कॉर्ड दबता है, मेन करोड़रज्जु दबता है, उसके हिसाब से क्या होता है कि दोनों हाथों में और दोनों पाँव में वीकनेस हो सकता है और चलने में भी तकलीफ होता है, जिसको हम बोलते हैं इम्बैलेंस वाइल वॉकिंग। तो ये जब तकलीफ होता है तो वो हमारे लिए सर्जिकल इंडिकेशन है। तो पेशेंट को नेक पेन हो सकता है, हाथ में तकलीफ हो सकता है और साथ साथ चलने में भी तकलीफ हो सकता है। सो सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स का ये सिम्टम्स है। जब भी पेशेंट को दुखाव होता है और सुनपना होता है, वो नस की दबने से वजह से, नस की हाइपर एक्टिविटी के वजह से तकलीफ होता है। जब वीकनेस होता है और काम करना कम हो जाता है, हाथों का ग्रिप कम होता है, तो वो नस सूखने की वजह से ज़्यादा दिन दब के रखेंगे, आप दबा के रखेंगे नस को, तो नस धीरे धीरे उसका साइज कम हो जाएगा और उसका काम करना भी कम हो सकता है। तो इसके वजह से पेशेंट को लॉन्ग टर्म में वीकनेस आएगा। सो जब ये पेशेंट्स को देखते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स जितने भी पेशेंट देखते हैं हम, बहुत सारे पेशेंट्स को हम पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से मैनेज करते हैं, जैसे कि दवा देते हैं, रेस्ट देते हैं, कभी कभी सॉफ्ट सर्वाइकल कॉलर देते हैं और उसके साथ साथ फिजियोथेरेपी देते हैं। ये 3 स्टडी है जो स्पाइन में है। बहुत सालों की स्टडी के बाद ये पता चला कि ये सब पेशेंट्स को जब फॉलो करते हैं, सीरियल इमेजिंग मतलब रेगुलर इमेजिंग के साथ जितने सिम्टम्स है वो सब देखते जाते हैं, 50 to 90% इतना परसेंट लोगों को, 50 से 90% लोगों को जो डिस्क प्रोलैप्स है वो कुदरती रीते कम होता है। सो नेचुरल हिस्ट्री में सर्वाइकल डिस्क प्रोलैप्स का रिजल्ट बहुत अच्छा है। बहुत कम लोगों को सर्जरी जरूरी पड़ती है। वो क्या क्या सर्जरी करते हैं आगे की प्रेजेंटेशन में डॉक्टर अजय कृष्णन सर आपको डिस्कस करेंगे।
थैंक यू।